गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर के एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 4 मई के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर जाकर इवनिंग में 6 बजे तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करेंगे बिना देर किए। आज एग्जाम नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है लेकिन हम कमेंट ऑफ द डे डिस्कस करेंगे और इसके अलावा ऑफर ऑफ द डे की भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, इनका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? सेकेंड, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? और थर्ड क्वेश्चन, किसने एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तीनों क्वेश्चन हमने प्रीवियस करंट अफेयर में डिस्कस किए थे कभी ना कभी, तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। शुरू करते हैं सबसे पहला करंट अफेयर। आइए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो लास्ट डे हमने एक डे पढ़ा था, अगर आपको याद हो, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई के दिन ही देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 को जारी किया गया। इसमें भारत की रैंक की बात करें तो इस साल इसमें भारत की रैंक 159 है प्रेस फ्रीडम के मामले में। समझते हैं क्या होता है? पूरे वर्ल्ड में किस देश में प्रेस को, मतलब जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इन्हें कितनी ज्यादा स्वतंत्रता है, कितना ज्यादा राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कितना ज्यादा दिया गया है प्रेस को, इसके आधार पर इस इंडेक्स को हर साल तैयार किया जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक की बात की गई है, तो ये 159 है। याद रखिएगा, हर एग्जाम में हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे, इंडेक्सेस से क्वेश्चन हमें हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई। 3 मई 2024 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के अवसर पर रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था का नाम भी याद रखिएगा, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था इस इंडेक्स को जारी करती है। तो 2024 में भी इस इंडेक्स को जारी किया गया। इस साल इस इंडेक्स का ये 22वां एडिशन है, 22वां संस्करण है। कितने देशों को शामिल किया गया? तो 180 देशों को शामिल किया गया प्रेस फ्रीडम के मामले में, और भारत को 159 रैंक पर रखा गया है। लास्ट ईयर 2023 में जब ये इंडेक्स आया था तब भारत को इस इंडेक्स में 161 रैंक पर रखा गया था और अब भारत की रैंक हो जाती है 159। मतलब कहीं ना कहीं प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत में सुधार देखने को मिला है, सुधार हुआ है। 2 पॉइंट का सुधार हमें, 2 रैंक का सुधार हमें इस इंडेक्स में 2024 में देखने को मिला। ओके, तो जो आपको फैक्ट याद रखने हैं वो ये है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कितने देशों को शामिल किया गया? 180। भारत की रैंक क्या है? 159। भारत की लास्ट ईयर रैंक क्या थी? 161। कंफर्म? तो यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इंडेक्स कितने, कौन सा संस्करण है, ऑल ओवर पूरी एक बार हम इसकी इंफॉर्मेशन पर नजर डालते हैं। तो देखिए 22 एडिशन है, मतलब 22वां एडिशन है, ठीक है, 180 देश है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रेस फ्रीडम के मामले में पहले स्थान पर कौन? तो यह है यूरोप का देश नॉर्वे, इस इंडेक्स में पहले स्थान पर। दूसरे पर और तीसरे पर भी यूरोप के ही देश है, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे पर है स्वीडन। भारत की रैंक 159 और लास्ट ईयर 2023 में 161। आखिरी पायदान पर सबसे आखिरी रैंक दी गई है 180 नंबर पर इरिट्रिया को। इस इंडेक्स को रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है और शुरुआत की गई थी 2022 में, 2002 में, और 2002 से लेकर 2022 हो गए 20 साल और 2024 हो जाते हैं ऑल ओवर 22 साल। मतलब ये 22वां एडिशन है, आपको याद रखना चाहिए। शुरुआत कब की गई? 2002 में। आगे बढ़िए। यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट। ओके, तो फिलिस्तीनी पत्रकारों को दिया गया है। फिलिस्तीन के जो जर्नलिस्ट है इन्हें यूनेस्को के द्वारा प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। आंसर ए। आप सभी को पता है फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य में युद्ध चल रहा है।
ऐसी कंडीशन में फिलिस्तीन के जो पत्रकार है उन्होंने डेंजरस परिस्थितियों में, डेंजरस सिचुएशन में भी वहां पर पत्रकारिता की। काफी फिलिस्तीन के जो पत्रकार है उन्होंने अपनी जान भी गंवाई है। इसीलिए यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 दिया गया है फिलिस्तीनी पत्रकारों को, उनकी पत्रकारिता के लिए जो उन्होंने डेंजरस परिस्थितियों में की है और प्रेस को जिंदा रखा है, या फिर यूं कहे कि मीडिया के क्षेत्र में, प्रेस के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने जो ये योगदान दिया है, इसके लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो गाजा पर इजराइल के युद्ध को कवर करने वाले जितने भी फिलिस्तीनी पत्रकार हैं, यहां पर याद रखिएगा कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है, पूरे फिलिस्तीनी पत्रकारों की जो कम्युनिटी है उसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024। कंफर्म। देखिए यहां पर कुछ रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं, जैसे कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और इसके अलावा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी कुछ समय पहले और उसमें बताया था कि गाजा में अक्टूबर से जो युद्ध शुरू हुआ है उसमें 7 महीनों में 100 से अधिक फिलिस्तीनी पत्रकार मारे गए। तो डेंजरस सिचुएशन में ये पत्रकारिता कर रहे थे, ऐसी कंडीशन में कुछ भी मिसाइल या बम आकर इन पर गिरा और इनकी मृत्यु हुई। लेकिन आप समझिए ऐसी सिचुएशन में भी इन्होंने बोल सकते हैं आपके लिए न्यूज़ को निकाल कर लाने का काम किया है। इसीलिए फिलिस्तीन के जितने भी जर्नलिस्ट है उन्हें अवार्ड दिया गया है, यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड। लास्ट ईयर 2023 में ईरान की 3 महिला पत्रकारों को संयुक्त रूप से यह अवार्ड दिया गया था, नीलोफर हमीदी, एलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, और अब दिया गया 2024 में फिलिस्तीनी पत्रकारों को। कंफर्म। इस अवार्ड की बात करें तो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, 1997 से दिया जा रहा है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है तो भाई प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने जान जोखिम में डालकर कोई भी काम किया है, जान को जोखिम में डालकर पत्रकारिता की है ताकि न्यूज या समाचार आम लोगों तक पहुंचे, उन्हें सत्य के बारे में पता चले, तो ऐसे जितने भी ब्रेव जर्नलिस्ट हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जा सकता है। यूनेस्को ने शुरू किया था 1997। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आप सभी के लिए आज का ऑफर ऑफ द डे। आज के ऑफर ऑफ द डे में देखिए आपको इंडियन हिस्ट्री जो कि 599 का कोर्स है वो ओनली ऑन 99 रुपीज में अवेलेबल है क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। देखिए यहाँ पर वैलिडिटी पर विशेष ध्यान दीजिएगा, 24 आवर्स के लिए ही ये वैलिड है। काफी सारे स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 500 टू 600 स्टूडेंट की क्वेरी आई थी मेरे पास कि सर हम 24 आवर्स में से ज्वाइन नहीं कर पाए, तो इसे थोड़ा सा बढ़ाया जाए, 2 या 3 दिन किया जाए इस ऑफर को जो आप रोज लाते हैं। तो देखिए हमारी जो टीम है वो काफी बिजी रहती है और उनके अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो देखिए नेक्स्ट डे का भी तो आपको ऑफर देना है। ऐसी कंडीशन में उन पर वर्कलोड बढ़ता है और वो फिर मैनेज करना हमारी टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखिए 24 आवर्स काफ़ी होते हैं, मुझे बंद करवाना पड़ता है कोर्स को, क्योंकि नेक्स्ट डे का जो कोर्स ऑफ द डे है या फिर ऑफर ऑफ द डे है उसकी क्वेरीज आना शुरू हो जाती है। तो आप देखिए एक लिंक के क्लिक पर आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, सोचने में आप थोड़ा टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करें, मेरा ये सजेशन है आपको। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आगे फिर कभी वो ऑफर आपको मिले, क्योंकि देखिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है। मैंने आपको पहले ही दिन ही बोला था कि क्रेजी जीके ट्रिक की हिस्ट्री में सबसे कम प्राइस में अभी आपको कोर्स अवेलेबल हो रहे हैं, तो आप इसका फायदा उठाइए और इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। एक क्लिक पर आपके लिए अवेलेबल है और आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, तो उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टाइम मत गवाइए, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, 100+ कोर्सेज आपको क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर मिलते हैं। तो ऑफर के साथ देखिए पता नहीं आपको जो कोर्स है वो अगली बार कब मिले। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का जो कोर्स मैंने आपको बताया था, तो अगली बार देखिए कब नंबर आए, इसलिए आप बिना देर किए अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये 24 आवर्स तक ही वैलिड रहेगा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इतना ही समय हम दे पा रहे हैं इसको, क्योंकि हमारी टीम के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है और फिर वो मैनेज नहीं कर पाते। फिर 2-3 दिन का अगर कोर्स ऑफ द डे होगा तो उनको प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो 99 रुपीज में अवेलेबल है इंडियन हिस्ट्री आपके लिए, जहां पर देखिए प्राचीन कालीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत पूरा आपको
बहुत ही डेप्थ में पढ़ाया गया है, ओनली ऑन 99। चलिए बिना देर किए आगे आ जाते हैं। किस देश के बल्लेबाज डेवॉन थॉमस पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो डेवॉन थॉमस की बात करें तो ये वेस्ट इंडीज के पत्रकार है। आंसर हो जाएगा आंसर यहां पर बी। ठीक है, वेस्ट इंडीज के पत्रकार हैं। आईसीसी ने हाल ही में 5 साल का प्रतिबंध लगाया है डेवॉन थॉमस पर। थॉमस है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, डेवॉन थॉमस। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब आईसीसी, इन्होंने वेस्टइंडीज के विकेट कीपर बल्लेबाज डेवॉन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। कारण जाने तो भाई साहब मैच फिक्सिंग के दोषी पाए गए हैं, इसीलिए 5 साल का अब इन पर प्रतिबंध लगा है। नाम क्या है? नाम याद रखिएगा, डेवॉन थॉमस। किस देश से बिलोंग करते हैं, कहाँ के क्रिकेटर हैं? तो ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है। आईसीसी के बारे में नॉर्मली आप सभी को पता है कि ये क्रिकेट खेलों को गवर्न करने वाली अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है, इंटरनेशनल काउंसिल है, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी। यूएई के दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और ग्रेग बार्कले इस संस्था के अध्यक्ष के पद पर हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटोरेस क्या है? तो एंटोरेस की बात करें तो ये लाल दानव तारा है, या फिर लाल महादानव तारा भी इसको बोल सकते हैं। सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए, हाल ही में बेंगलुरु का जो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान है, इन्होंने चमकीले लाल तारे एंटोरेस की पिक्चर क्लिक की है जब चंद्रमा इसके सामने से गुजर रहा था। मतलब चंद्रमा जब इसके सामने से गुजर रहा था तो उस पिक्चर को क्लिक किया है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने। यहाँ पर एंटोरेस की बात करें जो कि लाल महादानव तारा है, यह सूर्य से 10,000 गुना अधिक चमकीला है। इसके अलावा सूर्य से इसका व्यास 700 गुना अधिक है और यह सूर्य से 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो एंटोरेस लाल महादानव तारा है। अगर हम लाल दानव तारे की बात करें कि ये क्या होता है, तो आपने देखिए साइंस में कभी पढ़ा होगा स्कूलों में कि तारे की अंतिम मृत अवस्था लाल दानव तारे के रूप में जानी जाती है। तो ये एंटोरेस है। इसके टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर 3400 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है। ओके, अब यहां पर हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रो फिजिक्स की बात करें, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की बात करें, तो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च करना इस संस्था का मुख्य कार्य है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। ओके, स्थापना हुई थी 1971 और हेडक्वार्टर या मुख्यालय इसका स्थित है बेंगलुरु में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। चांग-ई 6 मिशन किस देश का चंद्र मिशन है? तो चांग-ई 6 मिशन है चीन का। नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए, चाइना का चंद्र मिशन। चांग-ई पूरी सीरीज है जिसका 6ठा मिशन लॉन्च किया है चाइना ने। ठीक है ना। देखिए हाल ही में चीन ने चांग-ई 6 चंद्रमा मिशन को लॉन्च किया। चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए, वहां पर जो धूल है उसके नमूने लेने के लिए और वहां के एटमॉस्फेयर के अध्ययन के लिए चीन ने चांग-ई 6 मिशन को लॉन्च किया है। चंद्र मिशन, इस चंद्र मिशन को चीन के हैनान द्वीप पर वेनचोंग स्पेस साइट से लॉन्च किया गया। चोंग चिंग चेंग, इतना याद रखने से अच्छा चांग-ई 6 याद रख लो। किससे संबंधित है? चंद्रमा से संबंधित है और नाम से आपको समझ में आ जाएगा चीन का मिशन। ओके, ये मिशन चीन का जो चांग-ई मिशन है जो कि चंद्रमा के लिए ये पूरा डेडिकेटेड, उसका 6ठा मिशन है। ओके, इसीलिए नाम दिया गया है चांग-ई 6। चर्चा में रही पेंटिंग इंदु लेखा किसके द्वारा बनाई गई? तो इंदु लेखा पेंटिंग जो कि अभी चर्चा में है, इसे बनाया है रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा के नाम से इन्हें जाना जाता है। काफी फेमस चित्रकार है, बात करेंगे, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि भाई ये जो कैरेक्टर है जिसकी ये पेंटिंग है, क्या नाम दिया गया? इंदु लेखा। ये कौन? तो देखिए राजा रवि वर्मा ने इस पेंटिंग को बनाया है इंदु लेखा नाम की, और इसका हाल ही में अनावरण किया गया केरल के किलीमनूर पैलेस में। केरल में अनावरण किया गया, इतना याद रख लीजिए। ओके, पेंटिंग में 1889 में प्रकाशित एक व्यक्ति थे ओ चंदू मेनन। इनका जो सबसे पहला आधुनिक मलयालम उपन्यास था, आधुनिक मलयालम नॉवेल था, उसकी नायिका थी इंदु लेखा। तो इस इंदु लेखा का चित्र बनाया था किसने? राजा रवि वर्मा ने। पहली बार इसकी जो ओरिजिनल प्रति है उसका अनावरण केरल राज्य में किया गया।
राजा रवि वर्मा की मृत्यु भी 1906 के आसपास हो गई थी। भारतीय चित्रकार और कलाकार थे, काफी फेमस थे, केरल राज्य से ही ये बिलोंग करते थे। इनकी जितनी भी पेंटिंग है वो भारत के जो अलग अलग ऐतिहासिक नॉवेल है, जो हिंदू धर्म के पुराण है जैसे महाभारत रामायण, इनसे संबंधित हुआ करती थी। सारे चित्र या फिर सारी पेंटिंग इन्हीं, बोल सकते हैं हम, जो हमारे पुराण हैं उनसे संबंधित है, शास्त्रों से संबंधित है, जो हमारी कहानियां कही गई है शास्त्रों में उनसे संबंधित देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अदर जो इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं अगर हम उनकी बात करें तो देखिए दमयंती टॉकिंग टू अ स्वान, शकुंतला लुकिंग फॉर दुष्यंत, नायर लेडी एडोर्निंग हर हेयर और शांतनु एंड मत्स्य गंधा, ये सारी जो अन्य कृतियां है ये भी राजा रवि वर्मा की। हाल ही में इनकी एक और कृति का केरल में पहली बार अनावरण किया गया है और इसका नाम है इंदुलेखा। तो केरल से ही थे राजा रवि वर्मा भी, भारत के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार और कलाकार थे। हाल ही में वी श्रीनिवास प्रसाद का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वी श्रीनिवास प्रसाद दक्षिण भारत के बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन थे, तो राजनीति से संबंधित थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है 76 वर्ष की आयु में। कर्नाटक का एक लोकसभा सीट है चामराजनगर, यहां से लोकसभा के काफी बार सदस्य रहे, 1980, 84, 89, 91, 99, 2019। तो कर्नाटक से लोकसभा के सदस्य थे। अब इनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बीजेपी से चुनाव लड़ा था इन्होंने, मतलब बीजेपी के कैंडिडेट थे या बीजेपी के सदस्य थे। सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री है वी श्रीनिवास प्रसाद। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इन्होंने देखिए मंत्री पद भी संभाला है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ये राज्य मंत्री रहे। अब इनका निधन हो गया 76 वर्ष की आयु में। वी श्रीनिवास प्रसाद कहां से हैं? कर्नाटक से लोकसभा के सांसद रहे। सोलोमन द्वीप का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किए गए जेरेमिया मोनेले। अब आपने ये देश का नाम कभी सुना ही नहीं, एक्चुअल में बहुत कम सुना होगा, कभी सुना होगा तो। इस देश की अगर हम पहले बात करें तो देखिए पपुआ न्यू गिनी जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है, इसके पास अगर आप देखेंगे तो ये आपको आइसलैंड देखने को मिलेंगे, ये आइलैंड देखने को मिलेंगे, ये सोलोमन आइलैंड है। यहीं पर सोलोमन एक राष्ट्र के रूप में काम करता है जिसे कहा जाता है सोलोमन द्वीप समूह। हाल ही में इसके नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए जेरेमिया मोनेले। अब किसको हराया ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तो इतना याद रख लीजिए कि प्रधानमंत्री पद के लिए सोलोमन द्वीप पर जो मतदान हुए थे उसमें जेरेमिया मोनेले ने बहुमत हासिल किया और ये नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। प्रशांत महासागर का एक द्वीपी देश है सोलोमन द्वीप, पपुआ न्यू गिनी के पूर्व में स्थित है। वो जो एरिया है वो मेलानेशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे तो एक संवैधानिक राजतंत्र है, ब्रिटिश सम्राट का एक प्रतिनिधित्व यहाँ पर अपॉइंट है, गवर्नर जनरल जैसे भारत में भी हुआ करते थे। लेकिन औपचारिक रूप से राज्य का जो ये प्रमुख तो है, मतलब गवर्नर जनरल प्रमुख तो है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति है, जबकि एक्चुअल जो पावर है सोलोमन द्वीप देश में पीएम को दी गई। तो पीएम जो बने हैं ये कौन है? तो नए पीएम बने हैं जेरेमिया मोनेले, सोलोमन द्वीप के, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपी देश है। 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से 7th भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। वैसे ऐसी जितनी भी बैठक होती है जो कि फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है वो कहाँ आयोजित होती है? नई दिल्ली में। तो इसे याद करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, याद रखिएगा। 3 मई को 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग कमेटी की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत के रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरामाने ने इस बैठक की अध्यक्षता की है भारत की तरफ से। इंडोनेशिया की तरफ से किसने की ये छोड़ दो, भारत की तरफ से किसने की ये याद रख लो। जैसे मैंने मेंशन कर दिया, पॉज करके देख लेना, लेकिन इंडियन इंपॉर्टेंट है। तो भारत के रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरामाने ने
इस बैठक की अध्यक्षता की है भारत की तरफ से। आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। लास्ट क्वेश्चन हमारा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो DPIIT इसके नए निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त की गई प्रतिमा सिंह। आंसर हो गया आंसर बी। ठीक है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का नया निदेशक प्रतिमा सिंह को हाल ही में नियुक्त किया है। 2009 बैच की IRS अधिकारी हैं। 2024 में इनकी नियुक्ति हुई है और 2029 तक ये अपने पद पर रहने वाली है। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की नई डायरेक्टर के रूप में नियुक्त की गई प्रतिमा सिंह। कंफर्म। तो यहां पर 4 मई के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के हमारे क्लास के रिवीजन की। ओके, यहां तक क्लियर? रिवीजन देखिए, किस भारतीय को विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? कौन है ये? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 की थीम मनाया कब गया? 3 मई को। थीम क्या है? A praise for the planet, journalism in the face of the environmental crisis। आंसर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। द टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को कौन सी रैंक दी गई? तो यह है 32 रैंक। हाल ही में समाचार में रहा टू स्टेट सॉल्यूशन किन देशों की गतिविधियों के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है? तो टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करें तो ये यूज किया गया है फिलिस्तीन और इजराइल की गतिविधियों के लिए। ओके, या फिलिस्तीन और इजराइल के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है टू स्टेट सॉल्यूशन। हाल ही में उमा रामानंद का निधन हो गया। इनका संबंध गायन के क्षेत्र से। आंसर सी। हाल ही में किस देश में युकाटन प्रायद्वीप के नजदीक सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया? तो युकाटन प्रायद्वीप के नजदीक सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है मैक्सिको के पास। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला खिलाड़ी भारत की वैशाली आर बाबू। 84th ग्रैंड मास्टर है भारत की। 46th अंटार्कटिक संधि सहायक सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा भारत में? तो ये केरल के कोच्चि में किया जाएगा। चर्चाओं में रही चौकी सॉरस नेकुल किसकी प्रजाति है? तो ये डायनासोर के प्रजाति है जिसके जीवाश्म की खोज अर्जेंटीना में हाल ही में की गई। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? तो हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। किस राज्य के कपड़ा शिल्प कला अजरक को जीआई टैग दिया गया? तो ये गुजरात का कपड़ा शिल्प है जिसे जीआई टैग दिया गया। युवराज सिंह को पद्मश्री दिया गया था कब? 2014 में। और लास्ट था आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चिली में इसका क्षेत्र देखने को मिल जाता है, और भी देशों में फैला हुआ है, पर महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब आपके लिए कमेंट ऑफ द डे की बात करते हैं। देखिए, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर लास्ट 4 मंथ के करंट अफेयर का आप रिवीजन करवा दीजिए। तो उन जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ऐसी क्वेरी है तो उनको बता दूं, जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक का करंट अफेयर का महामैराथन वीडियो क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप उससे जाकर देख लीजिए। लास्ट 3 मंथ के मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च के करंट अफेयर आपके वहां पर कवर हो जाएंगे। वहां पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको वहां से जो शॉर्ट लिस्टेड हैं और उनको आप वहां पर देख सकते हैं मैराथन वीडियो में। तो यूट्यूब पर आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक पर अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर देख लीजिए। और आगे का फिर आपके लिए 6 मंथ का करंट अफेयर का मैराथन आएगा, तब आप उसे देख लीजिएगा। ओके, तो आई होप आज का सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा। फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।